और चलिए अब उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी जानकारी के साथ। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शारदोत्सव विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। बड़ी खबर देहरादून से, आपको बता दें कि शारदोत्सव विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है। इसके अलावा कई विकास कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से 136 करोड़ के कार्यों का यहां पर शिलान्यास किया गया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से। इसके अलावा शारदोत्सव विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है, जिसके तहत 136 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया और इन योजनाओं के माध्यम से जन कल्याण को लेकर कई कार्य कराए जाएंगे, जिससे जनता की सुविधाओं में इजाफा होगा। बड़ी खबर देहरादून से, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, शारदोत्सव विकास प्रदर्शनी, और इस दौरान 136 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। देहरादून से ही बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बड़ी जानकारी देहरादून से, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि 2 कांग्रेस के नेताओं ने जमीन हथियाने की कोशिश की है, जमीन को हथियाया गया है बोर्ड की। ये 2 कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाए गए हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया है कांग्रेस के नेताओं पर, बोर्ड की जमीन हथियाने का आरोप लगा। विशाल गर्ग हमारे सहयोगी देहरादून से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, बेहद ही गंभीर आरोप उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से कांग्रेस के नेताओं पर लगाए गए हैं, क्या है आखिर ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए, ये पहले की सरकारों पर इन्होंने, ये अध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के जो पूर्व सांसद हैं सैयद उल जमा और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं अकबर अहमद डंपी, इन 2 नेताओं का इन्होंने नाम लिया है और उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि इन दोनों नेताओं ने वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उसको हड़पने का काम किया है। और जो वहां का जो कार्यालय था पूर्व की सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब वहां से दस्तावेजों का भी गायब हो जाना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अब देखिए, जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं शादाब शम्स, उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया है कि अब इन पर हम कार्रवाई करेंगे और 1 महीने का उन्होंने अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है कि अगर उन्होंने जमीन जो भी कब्जाई है वो वापस उससे से अपना जो कब्जा है उसको हटा ले, अन्यथा हम 1 महीने के अंदर अंदर बुलडोजर से कार्रवाई करेंगे और बुलडोजर चलाने का हम काम करेंगे। साथ ही कांग्रेस नेताओं का जब ये नाम उन्होंने लिया है तो अब एक बड़ी राजनीति इस पर होना शुरू हो गई है, क्योंकि अब आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। अब कांग्रेस भी लगातार भाजपा के नेताओं को कसने का काम कर रही है और लगातार कह रही है कि भाजपा ने जो जमीनें कब्जाई है कि उन पर भी कब्जा छुड़वाए, खाली कांग्रेस का ही नाम ना ले। और ऐसे में देखिए, जब वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने साफ तौर से कह दिया है और बड़े नेताओं का भी नाम ले दिया है, तो ये मामला काफी पेचीदा भी हो जाता है और वक्फ बोर्ड की जमीन को कब्जाना अपने आप में एक बड़ा विषय है। और ये एक उत्तराखंड की राजनीति के लिए बड़ा अहम भी माना जा रहा है कि इस तरह की जो चर्चाएं हैं, इस तरह की जो घटनाएं हैं, वो लगातार उत्तराखंड प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। जी विशाल, बेहद ही गंभीर आरोप इस लिहाज से भी कि जब जनप्रतिनिधियों पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो मामला अपने आप ही तूल पकड़ लेता है। जिस तरह से आपने कहा कि ये मुद्दा आने वाले समय में और गरमाने वाला है। बहरहाल, जो आरोप लगाए गए हैं जमीन हड़पने को लेकर, इसे किसी तरह की बयानबाजी, किसी प्रकार का अभी तक क्लियरिफिकेशन आ पाया हो कि आखिर मामला क्या है ये पूरा? देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि वक्फ बोर्ड जो है ये एक जो ऐसे बच्चे हैं उनके लिए काम करता है, जो गरीब बच्चे हैं या उनके लिए मदरसे बनाने हो या फिर जो मुस्लिम समुदाय है उनके लिए काम करने का काम वक्फ बोर्ड भी करता है। तो ऐसे में जो पूर्व की सरकार रही है, जो उनके अध्यक्ष रहे होंगे और उनके समय में घपलेबाजी की बातें सामने आई हैं कि जब उनकी सरकारें थी तो इस तरह की जमीनों का आवंटन हुआ और आवंटन पर कब्जा हुआ। अब जब कब्जा की बातें सामने आई तो जब इन्होंने पूरे दस्तावेज खंगाले तो कई जमीन ऐसी थी जिनके पेपर्स वहां पर मौजूद नहीं थी, जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, लेकिन उनके पेपर्स ही गायब हो रखे हैं कार्यालय पे, जिसको लेकर के एक बड़ा विषय बन गया। और जब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इसकी तहकीकात कराई तो उन्होंने पाया कि नहीं विशाल, लेकिन सवाल इस लिहाज से है, चूंकि प्रदेश में 5 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, दोबारा से सरकार बीजेपी की आई है, उसके बाद इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि जमीन कांग्रेस के नेताओं ने हड़पी है। पता कैसे लगा कि आखिरकार इस तरह से घोटाले को अंजाम दिया गया है?
देखिए, क्योंकि लंबे समय से वक्फ बोर्ड उत्तराखंड में चल रहा है और जिस तरह से देखिए कांग्रेस की पहले काफी सरकारें रही हैं, 2 से 3 बार की कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं उत्तराखंड में, और भाजपा की भी, क्योंकि लगातार पहले से चलता आया है कि एक बार जी। कांग्रेस की पार्टी थी तो फिर कई बार भाजपा की रही, तो सरकार में दोनों पार्टियां ही रही हैं और उससे अलग कोई और अन्य पार्टी नहीं रही। तो ऐसे में जब ये सादात शम्स, क्योंकि भाजपा के एक ये भी वरिष्ठ नेता है, रह चुके हों, और अब जब वक्फ बोर्ड की इनको जिम्मेदारी मिली तो ये काफी संजीदा वक्त कर रहे हैं, और जिस तरह से इन्होंने काम किया और तहकीकात की, और जब इन्होंने अपनी बैठक की अधिकारियों के साथ, तो तब उसमें ये सामने आया कि हमारे पास जमीन काफी, क्योंकि जमीन का अभी अलॉटमेंट होना है, और अब काफी ऐसी जो है संस्थाएं काम कर रही हैं जो अब जमीनों का की मांग कर रही हैं कि हमें जमीनें दो, ताकि जो गरीब बच्चे हैं, जो असहाय बच्चे हैं, उनके पढ़ाई के लिए थोड़ी चीजें हो सकें। तो वक्फ बोर्ड जो है वो इस तरह की जांच बैठाएगा, और जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल विशाल, चाहे मामला पहले का क्यों ना हो, लेकिन इतना तो तय है कि इस मुद्दे को लेकर जमकर राजनीति प्रदेश में शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का देहरादून में आयोजित होना तकरीबन तय हो गया है। केवल औपचारिक मोहर 16 नवंबर को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में लगनी है। ऐसे में विपक्ष एक बार फिर सरकार पर हमलावर हो गया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि गैरसैंण हमेशा से ही बीजेपी के लिए गैर रहा है। पिछले 2 साल से गैरसैंण में किसी भी सत्र का आयोजन नहीं किया गया। वहीं एक बार फिर से सत्र को देहरादून में ही आयोजित करने की तैयारी की गई है। ये सरकार की कथनी और करनी उत्तराखंड के लोगों के सामने रखने का काम कर रही है। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। 9 नवंबर 2000 में राज्य का निर्माण हुआ, 2 और राज्य बने। उन दोनों ही राज्यों को अस्थायी राजधानी मिल गई, लेकिन उत्तराखंड राज्य को अस्थायी राजधानी मिली। और भाजपा के लोग ये कहते हुए नहीं थकते थे, मोदी ने दिया, अटल जी ने दिया है, मोदी जी संवारेंगे। और ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड राज्य का। इस राज्य के अंदर एक अस्थायी राजधानी है, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है, लेकिन अस्थायी राजधानी का इन 22 वर्षों में कोई अता पता नहीं। ग्रीष्मकालीन राजधानी जिसको घोषित किया, एक दिन भी वहां से ना तो सरकार संचालित हुई और ना ही सत्र आहूत किया गया है। और इसीलिए नेता प्रतिपक्ष जी ने जब दलीय नेताओं की बैठक थी, कहा था कि हम गैरसैंण के अंदर सत्र जो है कराना चाहते हैं, लेकिन सरकार गैरसैंण जाना नहीं चाहती है। उनके लिए तो गैरसैंण गैर हो गया है। तो वहीं 14 अगस्त से अफ्रीकी देश गिनी नेवी की ओर से हिरासत में लिए गए हल्द्वानी के सौरव स्वार समेत सभी भारतीयों की रिहाई के लिए आज परिजनों ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी से सभी की सकुशल रिहाई की मांग की। परिजनों का कहना है कि रिहाई के लिए पिछले कई दिनों से सौरव समेत अन्य भारतीय सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। आखिरकार अब उनको नाइजीरिया नेवी ने अपने हवाले ले लिया है, जिसके बाद सौरव का परिजनों से संपर्क कट गया, जिससे परिवार वाले बेहद चिंतित हैं। सौरव के मां बाप और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उसका छोटा बच्चा भी पिता की वापसी की आस लगाए बैठा है। वहीं इस मामले में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि उन्होंने विदेश मंत्री को इस मामले का पूरा विवरण दे दिया है। ऐसे मामलों की छानबीन में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन सरकार बेहद गंभीर है और सभी को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। मैंने पूरा विवरण माननीय विदेश मंत्री श्रीमान जयशंकर जी को दिया है। उसमें छानबीन चल रही है। सरकार पूरी तरह से अपने लोगों के साथ है। जो भी वहाँ जैसी भी स्थिति होगी उसका अतिशीघ्र हमारे पास निर्णय आने वाला है, उसके बारे में जानकारी आने वाली है। 10 तारीख को मैंने स्वयं मिलके उनको पत्र प्रेषित किया है। वो पत्र की प्रति मैंने उसी दिन 10 तारीख को ही यहाँ के अपने जितने भी लोग हैं गोलापार से जिन्होंने दिया था उनको प्रेषित कर दी थी। मेरे पास आज भी वो रखी है। थोड़ा इस ऐसे केसेज में समय लगता है क्योंकि पूरी छानबीन विदेशों में होती है। वहाँ के कानून और हमारे कानून में थोड़ा अंतर है। क्या है कैसा है उसमें सरकार बहुत गंभीर रहती है ऐसे मामलों पर। मैं समझता हूँ 1 आध दिन में हमको पता लगेगा कि क्या रीजन है।
तो वहीं बसपा प्रभारी बनने के बाद इमरान मसूद पहली बार नंदेड़ा अनंतपुर गांव पहुंचे, जहां उनका बसपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। और इसके बाद इमरान मसूद विधानसभा अध्यक्ष आदेश कुमार की तरफ से आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। और इस दौरान इमरान मसूद ने कहा कि किसी भी पार्टी को मजबूत करने के लिए पहले उसके संगठन को मजबूत करना होता है। बिना संगठन के कोई भी राजनीतिक पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने बसपा विधायकों और संगठनों में तालमेल न होने पर कहा कि बिना संगठन के विधायक भी नहीं बन सकते और संगठन से बढ़कर कुछ भी नहीं। साथ ही इमरान मसूद ने कहा कि बसपा आने वाले समय में और मजबूत होगी और लोकसभा चुनाव में बसपा का परचम लहराएगी। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से प्रदेश की बन रही हड़ताली छवि खत्म करने की तैयारी में है, लेकिन धामी सरकार के इस कदम को कांग्रेस ने गलत बताया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कर्मचारी नेता हीरा सिंह बिष्ट ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि सरकार कैसे रिटायर्ड कर्मचारियों को साथ लेकर इस पर फैसला ले सकती है। अगर कर्मचारी संगठनों को हड़ताल करनी है तो फिर वो अपने मौजूदा पदाधिकारियों की सुनेंगे या फिर रिटायर कर्मचारियों की। मैंने समझा कि अगर बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा ठीक है अपनी सोच है, लेकिन रिटायर्ड कर्मचारी नेताओं को साथ में लेकर इतना बड़े हम ही भर रहे। अरे एक्शन तो जो एग्जिस्ट कर रहा है इस समय, जो यूनियन है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वो डिसीजन लेंगे, रिटायर वाले थोड़ी लेंगे। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? हड़ताल हो ना वो तय करेंगे, ये कौन सी बड़ी बात होगी? कौन सी महिमा वर्णन हो जाए इसमें? आगामी 4 धाम की यात्रा और व्यवस्था मूलभूत सुविधाओं को मजबूत किए जाने और यात्रा को सुगम, सुलभ और सुरक्षित संचालन को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। स्थानीय लोगों और होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों और यात्रा से जुड़े अधिकारियों के साथ यमुनोत्री पैदल मार्ग सहित जान की चट्टी और यमुनोत्री धाम में आधारभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लिया। आगामी जो यमुनोत्री की यात्रा होगी उसकी तैयारियां शुरू करने के लिए और विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए मंदिर समिति के साथ यहाँ विभिन्न विभागों को लेकर एक निरीक्षण किया गया है और पैदल पूरे मार्ग को देखा गया है और विभागों को बताया गया है कि